नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध किस तरह का रहा उस पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक प्रतिभाशाली शासक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध के विषय में हमें मैगस्थनीज की किताब इंडिका और कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र और अन्य साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्यों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उनके केंद्रीय शासन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम सम्राट की स्थिति को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या था उसके शासन प्रबंध में। सम्राट की किस स्थिति में था वो। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उसके हाथ में कार्यकारिणी, न्याय और सेना संबंधी समस्त शक्तियां केंद्रित थी। चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अंगों में सर्वप्रमुख स्थान राजा का था, इसलिए चाणक्य ने राजा की योग्यता को विशेष महत्व दिया है। चाणक्य के अनुसार राजा ऊंचे कुल का हो, उसमें देवी बुद्धि और देवी शक्ति हो, वह गुरुजन की बात को सुनने वाला हो, धार्मिक हो, सत्यभाषी हो, परस्पर विरोधी बातों से परे हो, उच्च लक्ष्य वाला हो, अति उत्साही हो और सामंत राजाओं को नियंत्रण में रखने वाला हो। सम्राट के कार्य भी बताए गए हैं कि उसके जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, वो 3 भागों में बांट दिए गए। पहला हम ले सकते हैं शासन संबंधी कार्य। सर्वोच्च शासक के रूप में से वह राज्य के समस्त उच्च पदाधिकारियों, मंत्रियों, गुप्तचरों, न्यायाधीशों, राजदूतों आदि की नियुक्ति करता और अर्थ विभाग के कागज पत्रों का भी निरीक्षण करता था। वह गुप्तचरों से देश की आंतरिक अवस्था के विषय में ज्ञान प्राप्त करता था। वह मंत्री परिषद की बैठक बुलाता और उसके साथ नीति निर्धारण भी करता था। कौटिल्य लिखते हैं कि राजा को सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार था। सम्राट के दूसरे कामों में हम ले सकते हैं उसके न्याय संबंधित कार्य। तो मैगस्थनीज के वर्णन से स्पष्ट और प्रकट होता है कि राजा अपनी राजसभा में बैठकर दिन भर प्रजा के आवेदनों को सुना करता था और उन पर न्याय किया करता था। कौटिल्य का भी कथन है कि राजा को अपने द्वार पर न्याय चाहने वालों को बहुत देर तक प्रतीक्षा न करने देना चाहिए, अन्यथा असंतोष बढ़ेगा और राजा का अहित होगा, ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य का मानना था। इस प्रकार सम्राट न्यायाधीश के रूप में नीचे के न्यायालयों से अपील सुनता, प्रजा के सीधे आवेदन पत्र भी लेता और उनके अभियोगों पर अपना निर्णय देता था। उसका तीसरा कर्तव्य था सैनिक। सैनिक कर्तव्य के पालन में सम्राट युद्ध काल में सेना का नेतृत्व करता था और युद्ध संबंधी नीतियों पर वह सेनापतियों से विचार विमर्श भी करता था। शांति काल में सम्राट सैन्य संगठन और साम्राज्य रक्षा की व्यवस्था भी किया करता था। यद्यपि सम्राट के हाथ में राज्य की समस्त शक्ति केंद्रित थी, परंतु वह निरंकुशता पूर्वक शासन नहीं करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। अर्थशास्त्र के अनुसार सम्राट के सम्मुख शासन का बहुत ऊंचा आदर्श प्रस्तुत था, जिसमें लिखा है कि प्रजा का सुख राजा का सुख है, प्रजा का हित उसका हित है, अपना अपना प्रिय करने में राजा का हित नहीं होता, जो प्रजा को प्रिय हो उसे करने में ही राजा का हित होता है। मंत्री परिषद। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य कार्य सहायता के बिना सिद्ध नहीं हो सकता, एक पहिए से राज्य की गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए राजा को सचिवों यानी कि अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। अतः राज्य कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए चंद्रगुप्त ने एक मंत्री परिषद का गठन किया था। मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी, ये परिस्थितियों के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि इसमें 12 से लेकर 20 तक और आवश्यकता अनुसार कम या अधिक मंत्री होते थे। मंत्री परिषद का कार्य बहुत कुछ परामर्श देने का था, फिर भी राजा प्राय उसके निश्चय को मानता था। यद्यपि उसको मंत्री परिषद के ऊपर विशेष अधिकार प्राप्त था। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री परिषद जो है उसका अधिवेशन दैनिक राज कार्य करने के लिए न होता था, वह आवश्यक कार्यों के संबंध में ही बुलाई जाती थी। मंत्री परिषद के जो निर्णय होते हैं वो बहुमत से लिए जाते थे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर राजा मंत्री परिषद के बहुमत के विरुद्ध भी कार्य कर सकता था। कहते हैं मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण
वार्षिक वेतन दिया जाता था। मंत्री की बात करें तो राज्य के दैनिक कार्यों के संपादन के लिए राजा कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता था। इन्हें मंत्रिण कहा जाता था। इन मंत्रियों के परामर्श से ही संपूर्ण राज्य का शासन संचालन होता था। समस्त उच्च पदाधिकारी इन्हीं मंत्रियों की सम्मति से नियुक्त होते थे। मंत्रियों को 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। इससे प्रकट होता है कि मंत्री का पद मंत्री परिषद से ऊंचा समझा जाता था। केंद्रीय शासन का संगठन हम देखें कि किस तरह से था कि शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई भागों में बटा हुआ था, जिनको तीर्थ कहते थे। कौटिल्य ने 18 तीर्थों का उल्लेख किया है, जैसा कि मंत्री है जो कि राज्य का मुख्य परामर्शदाता है, पुरोहित है जो राज्य कार्यों और धार्मिक कार्यों में राजा को परामर्श देने का कार्य करता है, सेनापति यानी कि राजा का सेना अध्यक्ष, युवराज यानी कि राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता यानी कि कर संग्रहकर्ता, सन्निधाता यानी कि कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा यानी कि न्यायाधीश, व्यवहारिक यानी कि न्यायाधीश, नायक पैदल सेना का मुख्य पदाधिकारी अधिकारी होता था या नगर रक्षक कहते थे इसे, कर्मांतिक यानी कि राजकीय कारखानों का संचालक होता था, मंत्री परिषदाध्यक्ष यानी कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल यानी कि पुलिस का प्रधान, अंतपाल सीमाओं का रक्षक होता था, दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करता था, पौर नगरों की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था, प्रशासता राज्य के समस्त विभागों का रिकॉर्ड रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था, दौवारिक यानी कि राज प्रसाद का प्रधान अधिकारी और आंतरवर्षिक यानी कि अंतःपुर का रक्षक। राज्य के उच्च पदाधिकारियों के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। एरियन लिखते हैं कि इन्हीं व्यक्तियों में से प्रांतों के गवर्नर, सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि चुने जाते थे। स्ट्रैबो के अनुसार इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में राज्य के पद, न्यायालय और संपूर्ण प्रशासन रहता था। अध्यक्ष अध्यक्ष जो है वो राज्य की दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी होते थे। स्ट्रैबो इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारता है। कौटिल्य ने निम्नलिखित अध्यक्षों को जो बताया है उसका उल्लेख इस प्रकार से किया है कि कोषाध्यक्ष है, दूसरा उसने आकाराध्यक्ष बताया है, अक्षलाध्यक्ष बताया है यानी कि धातुओं का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला। इस तरह से कई अधिकारी उसने बताए हैं। हम चलते हैं अब उसकी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासन के तरफ। संपूर्ण साम्राज्य जो है अनेक प्रांतों में विभक्त था। चंद्रगुप्त के समय में इन प्रांतों की संख्या स्पष्ट हमें प्राप्त नहीं होती है, किंतु अशोक के अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य इन भागों में यानी कि इन निम्नलिखित भागों में विभक्त था। जैसे कि उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसमें कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब आदि प्रदेश सम्मिलित थे। अवंती राष्ट्र, इसमें काठियावाड़, गुजरात, मालवा, राजपूताना आदि प्रदेश सम्मिलित थे और इसकी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी और इसके अंतर्गत विंध्याचल के दक्षिण का समस्त भाग सम्मिलित था। कलिंग, इसकी राजधानी तोशाली थी। मध्य देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि सम्मिलित थे। इन 5 प्रांतों में से उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र और मध्य देश निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मत है कि यह बिल्कुल भी असंभव सा नहीं है कि दक्षिणापथ भी चंद्रगुप्त के प्रांतों में से एक था। कलिंग के विषय में दावे से नहीं कहा जा सकता कि यह चंद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित था। प्रांतीय शासन भी अत्यंत सुव्यवस्थित और सुसंगठित था। महत्वपूर्ण प्रांतों में राजकुमारों को प्रांतपति के पद पर नियुक्त किया जाता था। साधारण प्रांतों पर शासन करने के लिए राजपुरुषों में से कोई नियुक्त किया जाता था। प्रांतीय शासक जन कल्याण में रुचि लेते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र के महामात्र पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। प्रांतपति की जिम्मेदारी सीधे राजा के प्रति होती थी और इनकी देखरेख के लिए राजा गुप्तचर विभाग की व्यवस्था करता था, जो इनकी सूचनाएं उसे तत्काल देते थे। जनपद
प्रत्येक प्रांत जो है वो कहते हैं अनेक जनपदों में विभक्त था और इसका सर्वोच्च अधिकारी जो था वो समाहर्ता कहलाता था। इसके कुछ विभाग होते थे, जैसे स्थानीय यानी कि 800 गांवों का समूह, द्रोणमुख किसे कहा जाता है 300 गांवों के समूह को, खारवटेक 200 गांवों के समूह को कहा जाता है और संग्रहण 100 गांवों के समूह को कहा जाता है। और ग्राम यानी कि गांव 5 से 10 ग्रामों का प्रबंध करने के लिए गोप नामक अधिकारी होता था और 800 ग्रामों के अधिकारी को स्थानिक कहते थे। नगर शासन की बात करें तो नगर शासन जो है वो अपनी मौलिकता और विशेषता के लिए भारतीय इतिहास में अपना ऊंचा स्थान रखता है। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन करने के लिए 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, जिसके कार्य इस प्रकार थे। शिल्पकला समिति, इसका कार्य औद्योगिक कलाओं के लिए सामान की शुद्धता का निरीक्षण, कारीगरों के पारिश्रमिक का निर्णय, कारीगरों और कलाकारों की रक्षा आदि इस समिति के मुख्य कार्य थे। विदेशी यात्री समिति, इसका कार्य विदेशी यात्रियों की गतिविधियों का निरीक्षण और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखना था। उनके भोजन, निवास, औषधि की व्यवस्था भी यही समिति करती थी। विदेशियों की मृत्यु के पश्चात उनकी अंतिम क्रिया भी यही समिति करती थी और उनके धन संपत्ति को उचित जो उत्तराधिकारी थे उनको दे देती थी। जनसंख्या समिति का काम नगर में जन्म और मरण का लेखा जोखा रखना था। वाणिज्य समिति का काम व्यापारियों और दुकानदारों के कार्यों की देखरेख करना था। बिकने वाले सामान, माप और तोल के ऊपर भी इस समिति का नियंत्रण होता था। उद्योग समिति का कार्य कहते हैं उत्पादन का निरीक्षण करना मुख्य था। यह समिति इस बात की देखरेख करती थी कि औद्योगिक उत्पादन में किसी प्रकार की मिलावट करके उद्योगपति अनुचित लाभ न उठावें। यह समिति इस बात के लिए कड़ा निरीक्षण रखती थी कि उद्योगपति नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते। नियम भंग करने वाले व्यापारियों को दंड दिया जाता था। कर समिति का कार्य बिक्री की वस्तुओं पर कर लगाया करती थी। बिक्री कर की चोरी करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। मैगस्थनीज ने इन सब कार्यों के अतिरिक्त बताया है कि ये समितियां सामूहिक रूप से नगर के सामान्य हित संबंधी कार्यों पर भी ध्यान देती थी, जैसे सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, उनकी मरम्मत कराना, कीमतों को नियंत्रण रखना, बाजारों और बंदरगाहों और मंदिरों की देखरेख करना, इन्हीं का सामूहिक उत्तरदायित्व होता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि नगर का अधिकारी जो है वो नागरिक कहलाता था और उसकी सहायता के लिए स्थानिक और गोप नामक पदाधिकारी भी होते थे। सैन्य व्यवस्था, कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की एक विशाल और अनुशासित सेना थी। उसकी सेना मुख्यतः चतुरंगिणी थी, जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 1,000 हाथी और 8,000 रथ थे। डॉक्टर R.K. मुखर्जी का कथन है कि इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की कुल संख्या 6,90,000 थी। नौकर चाकर और सामान ढोने वाले व्यक्ति इसके अतिरिक्त थे। नौसेना का विभाग भी अलग था और मैगस्थनीज लिखते हैं कि सम्राट ने संपूर्ण सैनिक विभाग का प्रबंध करने के लिए 30 सदस्यों की 6 समितियों का गठन किया था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे और उनके कार्य कुछ इस प्रकार थे कि पहली समिति काम करती थी नौसेना का प्रबंध, दूसरी समिति पैदल सेना का, तीसरी समिति घुड़सवार सेना का, चौथी रथ सेना का, पांचवी हाथी सेना का प्रबंध करती थी। तो छठी समिति जो थी वो सेना के यातायात और युद्ध सामग्री आदि का प्रबंध करती थी। सेना विभाग का मुख्य जो अधिकारी होता है वो सेनापति होता था। उसके अधीन प्रशासता आदि अनेक सैन्य अधिकारी भी होते थे जो सेना के विभिन्न अंगों का निरीक्षण करते थे। सेनापति और सम्राट समय समय पर समस्त सेना का निरीक्षण किया करते थे। समस्त सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। अस्त्र शस्त्र निर्माण पर भी सरकारी एकाधिकार था। सरकारी कारखानों में कई प्रकार के हथियारों का निर्माण भी किया जाता था और राज्य की ओर से ही सेनाओं को अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे। युद्ध के लिए शिविर भी लगते थे और सेना की चिकित्सा के लिए भी उत्तम व्यवस्था थी। दुर्गों का भी सैन्य संगठन महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो बड़ी ही उच्च कोटि की थी।
चंद्रगुप्त ने संपूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था और ये दो प्रकार के होते थे, एक संस्था यानी कि एक स्थान पर रहने वाले गुप्तचर और दूसरा संचार यानी कि घूमने वाले गुप्तचर। प्रांतीय शासकों, अमात्यों आदि के कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। नगरों और जनपदों के लोगों की भावनाओं का पता चलाने के लिए भी गुप्तचर नियुक्त थे। इसके अतिरिक्त गुप्तचर विदेशों में भी काम करते थे। पड़ोसी शत्रु देशों और विदेशी राज्यों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर सदैव प्रयत्नशील रहते थे। कौटिल्य लिखते हैं कि सम्राट विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों की नियुक्ति करता था। ये गुप्तचर भिक्षु, भिक्षुणी, साधु, व्यापारी, सपेरे आदि अनेक देशों में वेश धारण करके घूमते रहते थे। इस विभाग में स्त्रियां भी काम करती थी। कौटिल्य ने गुप्तचरों का काम करने वाली स्त्रियों में वैश्यों को, दासियों को, शिल्पकारिकाओं को, भिक्षुणियों आदि का भी उन्होंने उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से सावधान रहता था। सम्राट के चारों ओर शरीर रक्षिकाओं की भीड़ लगी रहती थी। जिस समय वह शिकार के लिए राजप्रासाद से बाहर निकलता था, उस समय उसका मार्ग जो है वो रस्सियों से घिरा रहता था। जो व्यक्ति इन रस्सियों को लांघने का प्रयास करता था, उसे प्राण दंड दिया जाता था। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि सम्राट दिन में नहीं सोता था और रात्रि में भी यदा कदा षड्यंत्रों से आत्मरक्षा के ध्यान से उसे बिस्तर बदलना पड़ता था। न्याय व्यवस्था की बात करें तो बड़ी ही उत्तम थी। ग्राम सभा राज्य की सबसे छोटी अदालत होती थी और गांव के मुकदमों का निर्णय करती थी। इसके ऊपर जो थे वो संग्रहण, द्रोणमुख और जनपद में न्यायालय होते थे। देश का सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं राजा होता था, जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का अंतिम निर्णय करने का अधिकार रखता था। साम्राज्य के समस्त न्यायालय जो थे वो दो भागों में बांटे गए थे। एक थे धर्म स्थानीय और दूसरे थे कंटक शोधन। जो न्यायालय मनुष्य के पारस्परिक मुकदमों पर निर्णय देते थे वो धर्म स्थानीय कहलाते थे, और कंटक शोधन न्यायालयों में ऐसे मुकदमे पेश होते थे जो व्यक्ति और राज्य के बीच होते थे। दंड विधान बड़ा ही कठोर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए अंग छेद का दंड दिया जाता था। शिल्पियों का अंग भंग करने अथवा बिक्री की वस्तुओं पर कर न देने के कारण मृत्युदंड भी दे दिया जाता था। राजस्व के गबन करने पर भी प्राणदंड दिया जाता था। व्यभिचारियों और चोरों को अंग भंग का दंड दिया जाता था। कठोर दंड विधान के कारण साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित थी और अपराधियों की जो संख्या है वो बहुत कम थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के हम आय के साधन की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें पता लगता है कि भूमि कर, ये दो प्रकार की भूमि जैसे साम्राज्य में थी। तो एक तो वह जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में थी और दूसरी वह जो किसानों के पास थी। राज्य को अपनी भूमि से जो आमदनी होती थी उसे सीता कहते थे। किसानों के अधीन भूमि की उपज से राज्य को जो कर मिलता था उसे भाग कहते थे। यह उपज का 1/6 भाग होता था और कहीं कहीं 1/4 भाग भी वसूल किया जाता था। भूमि से उत्पन्न होने वाली अन्य वस्तुओं पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से दो थे। एक तो था सेतु, जिसमें फल, फूल, कंदमूल, तरकारियों पर लगने वाला कर था ये, और वन कर यानी कि वनों के ऊपर राज्य का अधिकार था, अतः इसकी उपज पर भी विभिन्न कर थे। आयात निर्यात कर, आयात कर को प्रवेश्य और निर्यात कर को निष्क्राम्य। साधारणतः आयात का 20% होता था और निर्यात कर की दरें अज्ञात थी। बिक्री कर की बात करें तो कोई भी वस्तु अपने उत्पत्ति स्थान पर बेची अथवा खरीदी नहीं जा सकती थी। बिक्री से पहले उस पर चुंगी लगाई जाती थी। गिनकर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 9/1/12%, तोल पर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 5% और नाप पर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 6/1/4% चुंगी वसूली जाती थी। नगरों की आय की बात करें तो नगरों से होने वाली आय को दुर्ग कहा जाता था। यह आय कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे प्राप्त होती थी, जैसे शराब बनाने वालों पर कर, नमक बनाने वालों पर कर, शिल्पकारों पर, कसाईयों पर, घी तेल के व्यवसायियों पर, वेश्याओं पर, जुआरियों पर, अधिक आय पर कर, मंदिरों पर कर, तोल और नाप के परिमाणों पर कर, नटों, गायकों, वादकों, नर्तकों आदि पर कर।
राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से भी आय होती थी। इसमें खाने, नमक, शराब, जंगल, अस्त्र शस्त्र, मुद्रा आदि प्रमुख थे। इनसे राज्य को कहते हैं अच्छी आमदनी हो जाती थी। जुर्माने की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की आमदनी का एक महत्वपूर्ण साधन जुर्माना भी था। राजकीय व्यय, राज्य को विविध करों से जो आमदनी होती थी उससे राज्य कर्मचारियों के वेतन, सैनिक व्यय, शिक्षा, दान कार्य, सार्वजनिक हित के कार्य, सार्वजनिक आमोद प्रमोद के कार्यों और राज्य के व्यक्तिगत खर्चे आदि पर खर्च किया जाता था। लोकहितकारी कार्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपनी प्रजा की भलाई करना अपना परम कर्तव्य मानता था। अतः उसने अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास किए थे और उसके कुछ लोक हितकारी जो कार्य हैं उन्हें हम देख सकते हैं कि जैसे साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक सड़कों का निर्माण किया, किसानों की सुविधाओं के लिए कुओं, तालाबों, झीलों, नहरों आदि का निर्माण किया। प्राकृतिक प्रकोप के समय किसानों की सहायता की जाती थी। दुर्भिक्ष, आग, महामारी, बाढ़ आदि संकटों में सभी तरह से पीड़ितों की सहायता की जाती थी। बालक हैं, बूढ़े हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, रोगग्रस्त हैं या अन्य पीड़ित व्यक्ति जो हैं उनको राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती थी। सम्राट ने अनेक अस्पताल भी खुलवाए थे जिनमें योग्य चिकित्सक नियुक्त किए। नगरों की सफाई और भोजन शुद्धता के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए थे। राजबली पांडे कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रबंध है बहुत ही संगठित और सुव्यवस्थित था। कई बातों में वह आधुनिक अच्छी से अच्छी शासन व्यवस्था की तुलना में ठहर सकता है। धन्यवाद।